हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसपी स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो पर। तो कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आपकी स्टडी। आई होप आप सभी लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी स्टडी एकदम शानदार चल रही होगी। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के बारे में। अगर आप लोग इस बार क्लास 12 में हैं और आपको अगर बोर्ड एग्जाम 2024 अगर आपको देना है तो आज का लेक्चर आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम में 3, 4 और फिर 5 नंबर में क्वेश्चंस आते हैं। 5 नंबर में आने वाले सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स 12 टॉपिक ऐसे देखेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में 4 से 5 नंबर में या फिर 3 नंबर में आते हैं। उन 12 टॉपिक को डिस्कस करेंगे एकदम सरल भाषा में, आसान तरीके से। उसमें कुछ हमारे नियम भी शामिल है, क्योंकि बच्चों आज के इस लेक्चर में जो भी हम 12 टॉपिक डिस्कस करेंगे या फिर 12 क्वेश्चन आप समझ लीजिए, वो सारे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक बार उनको लिख लेना। और वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं बता दे रहा हूं, आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए ताकि आप हर एक क्वेश्चन को हमारे साथ में नोट डाउन करते हुए चलेंगे। ठीक है, वीडियो को बीच में रोक रोक कर आप अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलेंगे ताकि आप बोर्ड एग्जाम के समय नोट्स बनाकर रिवीजन भी कर सको। ठीक है बच्चों, तो आइए सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं और बिल्कुल आसान तरीके से डिस्कस करते हैं ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। तो बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन है, कोलराउस का नियम क्या है। आपको बताना है कोलराउस का नियम क्या होता है, या फिर यही क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में कोलराउस के नियम को समझाइए तथा इसके अनुप्रयोग उदाहरण सहित लिखिए, यानी कि इसके अनुप्रयोग भी लिखना है और आपका इसका उदाहरण भी लिखना है। तो ऐसा भी आपकी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि बच्चों अगर आप बोर्ड एग्जाम का पेपर उठा के देखोगे तो एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आया हुआ है। तो बच्चों अगर हम बात करते हैं कोलराउस का नियम, तो हम कैसे लिखेंगे इसको पहले ध्यान से देख लीजिए। हम हेडिंग ब्लैक पेन से भी लगा सकते हैं, कोलराउस का नियम, या फिर इस नियम के अनुसार। ठीक है, इस नियम के अनुसार या कोलराउस का नियम। कोलराउस का नियम क्या कहता है, अगर हमें स्थिर किसी भी विद्युत अपघट्ट की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता अगर हमें ज्ञात करनी होती है तो वहां पर हम कोलराउस के नियम का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो वहां पर कोलराउस का नियम लगाया जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है, क्या डिफिनेशन होती है कोलराउस के नियम की। तो बच्चों इसमें लिखा हुआ है, किसी विद्युत अपघट्ट की, कोई भी विद्युत अपघट्ट है, उसकी अनंत तन्यता पर चालकता, उसकी अनंत तन्यता पर जो चालकता होती है इसके धनायन तथा ऋणायन की मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। यानी कि अगर हम विद्युत कोई भी अपघट्ट लेते हैं, उसकी अनंत तन्यता पर उसकी जो चालकता होती है उसके धनायन और ऋणायन की मोलर चालकताओं का योग जो होगा उसके बराबर होती है। ये चीज आपको याद रखनी है। यदि प्रत्येक चालकता पद को, यदि जो भी हमारे चालकता पद हैं, यदि प्रत्येक चालकता पद को विद्युत अपघट्ट सूत्र में उपस्थित संगत आयनों की संख्या से गुणा कर दिया जाए तो हमें एक नियम प्राप्त हो जाएगा, कोलराउस का नियम। तो क्या होगा, अगर ऐसा गुणा कर दिया जाता है तो अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की, तो अगर हम बात करें उदाहरण की, हमारे पास HCl है, इसकी हमें मोलर चालकता ज्ञात करनी है। मोलर चालकता में ऊपर कह रहा है अनंत तन्यता पर चालकता उसके धनायन तथा ऋणायनों की मोलर चालकता की योग के बराबर होती है। यानी कि HCl में H पॉजिटिव होगा और Cl नेगेटिव होगा, इसके धनायन और ऋणायन की जो मोलर चालकता होगी इसकी चालकता के बराबर होती है। आप इस एग्जाम्पल्स को भी याद रखोगे। ठीक है बच्चों, और कभी कभी कहीं पर आपको एसिटिक एसिड का भी यहाँ पर मिल सकता है, जिसमें होता है CH3 COOH, जहां पर आपको लिखा हुआ मिल सकता है CH पॉजिटिव, CO3 नेगेटिव, OH पॉजिटिव, ऐसा भी मिल सकता है। ठीक है, वो भी आपको कोई दिक्कत नहीं, वो भी एग्जांपल सही है और उसको भी आप लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, ये तो रहा उदाहरण। अब बात करते हैं कोलराउस के नियम के उपयोग या फिर अनुप्रयोग क्या होते हैं। कोलराउस का नियम कहाँ कहाँ लागू होता है, कहाँ कहाँ पर कार्य करता है, इसके बारे में देखिए। कोलराउस का नियम का मतलब क्या होता है, अनंत तन्यता पर दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता ज्ञात करना, इसका मेन उपयोग है या अनुप्रयोग आप कह सकते हो। ठीक है, क्या है, अनंत तन्यता पर दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता ज्ञात करना। ठीक है, इस पर बच्चों न्यूमेरिकल भी हमारे बोर्ड एग्जाम के अंदर आते हैं। दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के वियोजन की मात्रा की भी अगर मैं कहीं गणना करती तो वहां पर भी हम कोलराउस के नियम का उपयोग करते हैं। समझ में आया। तो ये था पूरा हमारा कोलराउस का नियम। इसको आप एक बार और देख लीजिए, ऊपर से नीचे तक इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं, ताकि आप लिखने में आसानी हो जाए और आप इसको बाद में अपने फोन से पढ़ भी सकें। ठीक है बच्चों, आप अगर इसमें स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, जो अगला हमारा क्वेश्चन है वो कहता है, राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन
नियम लिखिए, राउस्ट का जो वाष्प दाब अवनमन है उसको लिखिए तथा इसकी सीमाएं भी लिखिए। या कभी कभी आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है राउल्ट का नियम लिखिए, ठीक है, कुछ भी पूछा जाए आपको नियम यही लिखना है, यही वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, वाष्प दाब अवनमन का नियम है, या राउल्ट का नियम जो राउल्ट ने वाष्प दाब अवनमन के अकॉर्डिंग नियम अपना दिया था वो ही है, ठीक है। इसको आपको बोर्ड एग्जाम में आता है, कभी कभी 5 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो राउल्ट का नियम, कोलराउस का नियम, दोनों इट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। तो हम सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे राउल्ट का नियम, या फिर आप लिख सकते हैं इस नियम के अनुसार डायरेक्ट भी, ठीक है। तो इस नियम के अनुसार, किस नियम के अनुसार? राउल्ट के नियम के अनुसार क्या कहता है? किसी विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यानी किसी भी विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन जो होगा विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज जो होता है उसके इक्वल होता है, यानी कि उसके बराबर होता है। मान लीजिए P - PS/P यह वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन है, और मोल प्रभाज का ये तो आपको पता ही है, आपने मोल प्रभाज या मोल अंश के बारे में पढ़ा होगा, ये हमारा सूत्र, इसको आप याद रखिए। लेकिन अब आप कहेंगे सर कहाँ पर क्या है, तो इसको समझ लीजिए। जो हमारा P है ये विलायक का वाष्प दाब है, पहले हम विलायक के वाष्प दाब की बात करेंगे, फिर हम बात करते हैं विलयन का वाष्प दाब। PS जो होता है वो विलयन का वाष्प दाब होता है, और P जो होती है वो विलायक का वाष्प दाब होता है, ठीक है। और जो N1 है, N1 इसे ये विलेय के मोल ग्राम अणुओं की संख्या या फिर मोलों की संख्या भी आप कह सकते हैं। और जो N2 है वो विलायक के जो हमारा विलायक होगा उसके अणुओं की संख्या, और टोटल विलेय और विलायक इसमें जुड़े हैं तो विलयन का और ऊपर विलेय का, ये चीज आपको याद रखनी है। फिर बात आती है राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या क्या है, कहां कहां एक कार्य करता है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अगर हम बात करते हैं राउल्ट के नियम की सीमाएं, तो राउल्ट का नियम तन विलयनों पर लागू होता है, याद रखिएगा। किन विलयनों पर लागू होता है? राउल्ट का जो नियम है वो सिर्फ और सिर्फ तन विलयनों पर लागू होता है। सांद्र विलयन राउल्ट के नियम से विचलन प्रदर्शित करते हैं, या राउल्ट का नियम सांद्र विलयन पर लागू नहीं होता है, ठीक है। अगला है कि यह नियम केवल अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर लागू होता है। अगर कोई वाष्पशील पदार्थ है, विलयन है, उस पर लागू नहीं होगा। यह नियम जो राउल्ट का नियम है एक केवल अवाष्पशील जो पदार्थ होते हैं उन्हीं विलयनों पर लागू होता है, ठीक है। देखिए अगला है कि वैद्युत अपघट्टों के विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। अगर कोई वैद्युत अपघट्ट का विलयन है उस पर राउल्ट का नियम अपने लागू नहीं होगा। राउल्ट का नियम अगर हम बात करें तो वैद्युत अपघट्ट के जो विलयन है उनका पर विचलन प्रदर्शित करता है, वहां पर लागू नहीं होता है। ये चीज भी आपको याद रखनी है। तो आप इसको भी अच्छे से लिख लीजिएगा और आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप इस पूरे को अच्छे से लिख सकें, ठीक है। ये रहा हमारा राउल्ट का नियम, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आप इस पूरे का इतना ले लीजिए, ठीक है। और आगे भी आप इतना ले लीजिए ताकि आप बाद में भी इसको लिख सकें। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला बच्चों क्वेश्चन है कि प्रतिलोम प्रासरण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। या फिर प्रतिप्रासरण भी आ सकता है। एक क्वेश्चन भी जब आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा तो लगभग 5 नंबर में या फिर 4 नंबर में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो बच्चों प्रतिलोम प्रासरण या फिर प्रतिप्रासरण क्या होता है, पहले हम इसकी डिफिनेशन समझेंगे, फिर इसको चित्र की सहायता से बेहतरीन ढंग से समझ लेंगे। इसमें क्या होता है, यदि विलयन पर उसके परासरण दाब से अधिक दाब प्रयुक्त करें, यदि कोई विलयन है उस पर एक दाब लग रहा होगा जो परासरण दाब होता है, उससे अधिक अगर हम दाब प्रयुक्त करें तो अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से विलयन से विलायक का प्रवाह शुद्ध विलायक की ओर होने लगता है। यानी कि जो विलयन से विलायक का प्रवाह जो होता है शुद्ध विलायक की ओर होने लगता है, इस प्रक्रिया को प्रतिलोम परासरण कहते हैं। यानी किसकी ओर होने लगता है, शुद्ध विलायक की ओर होने लगता है। इस प्रक्रिया को हम प्रतिलोम परासरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम प्रतिलोम परासरण कहते हैं, ठीक है। फिर सर आप बात आती है सर इसका उपयोग क्या होता है। तो बच्चों इसका जो उपयोग होता है समुद्री जल एवं कठोर जल को शुद्ध करने के लिए इस क्रिया का प्रयोग किया जाता है। इसमें कुछ इस प्रकार का हमारा एक चित्र होता है, मशीन होती है। इसमें हमारे एक तरफ शुद्ध जल होता है, एक लवणीय जल होगा। इधर हम इसको अधिक दाब लगाएंगे, पिस्टन लगा है, पर दाब जो अधिक होता है, वो अधिक होता है किसकी तुलना में, परासरण दाब की तुलना में। तो इसको भी आप बना लीजिए, परासरण दाब से दाब जो होता है अधिक होता है,
यहाँ पर ये जो आपको ब्लू पेन से बनाई गई है ये अर्ध पारगम्य झिल्ली है। इधर आपका जल शुद्ध जल निकलता है, इधर पिस्टन से हम दाब डालते हैं, ठीक है। तो फिर अगर हम बात करें इसमें क्या क्या करते हैं इसका भी हमने लिखा है। इसके लिए आवश्यक दाब बहुत अधिक होता है। इसके लिए जो पिस्टन लगा है यहाँ पर जो हम दाब लगाते हैं वो बहुत अधिक लगाते हैं। इसमें सेलुलोज एसीटेट की बनी झिल्लियों का उपयोग किया जाता है। इसमें जो झिल्ली बनी है ये किसकी बनी होती है? सेलुलोज एसीटेट की बनी झिल्लियों का उपयोग किया जाता है। ये झिल्लियां जल के लिए पारगम्य होती हैं, यानी कि जल के लिए पारगम्य होती हैं, परंतु समुद्री जल के में उपस्थित अशुद्धियों एवं आयनों के लिए अपारगम्य होती हैं। यानी कि जल के लिए तो पारगम्य होंगी, लेकिन जो समुद्री जल में अशुद्धियां उपस्थित होती हैं उनके लिए, अशुद्धियां हो गई, आयन हो गए, उनके लिए कैसा होता है? अपारगम्य होती है झिल्ली। आजकल बहुत सारे देश अपने शुद्ध पेय जल की आवश्यकता के लिए बिलवड़ीय संयंत्रों में इस प्रकार की झिल्लियों का उपयोग करते हैं। यानी कि कई सारे देश हैं अपने देश में पेय जल बनाने के लिए, शुद्ध जल बनाने के लिए, पीने वाला जल बनाने के लिए इस तकनीक का, यानी कि इस प्रकार की जो झिल्लियां होती हैं इनका उपयोग करते हैं। समझ में आया? ये था टॉपिक। अगला देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है बच्चों, ये अगला टॉपिक है एफ ब्लॉक के तत्व। एफ ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं? एफ ब्लॉक के बारे में हमसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। कभी कभी हमसे पूछ लेता है एफ ब्लॉक पर टिप्पणी करिए, कभी कभी पूछ लेता है लेंथेनाइड पर टिप्पणी करिए, कभी कभी पूछ लेता है एक्टिनाइड पर टिप्पणी करिए, या कभी कभी हमसे बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि लेंथेनाइड में कितने तत्व होते हैं, कहां से कहां तक होते हैं, और एक्टिनाइड में कितने तत्व होते हैं, कहां से कहां तक होते हैं। इन सारी चीजों को हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। एफ ब्लॉक के तत्व की अगर हम बात करते हैं तो जिन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक में भरे जाते हैं वो एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। यानी कि जो भी एलिमेंट्स होंगे, तत्व या एलिमेंट्स होते हैं, उनके अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अगर एफ कक्षक में भरे जाते हैं तो वो एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। एफ ब्लॉक में कुल 28 तत्व पाए जाते हैं। आपको याद रखना है एफ ब्लॉक में कुल कितने एलिमेंट्स यानी कि कुल कितने तत्व पाए जाते हैं, तो 28 तत्व पाए जाते हैं। एफ ब्लॉक के तत्वों का अंतर संक्रमण तत्व या आंशिक संक्रमण तत्व कहते हैं। यानी कि जो एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं उनको अंतर संक्रमण तत्व या आंतरिक संक्रमण तत्व भी हम कह सकते हैं या कहते हैं। एफ ब्लॉक के तत्वों को निम्न दो श्रेणियों में विभक्त किया जाता है। एफ ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनको दो श्रेणियों में विभक्त किया जाता है, दो श्रेणियों में बांटा जाता है, ठीक है। अब हमसे कभी कभी 1 से 2 नंबर में लेंथ वो एफ ब्लॉक के बारे में पूछेगा तो हम सिर्फ इतना ही लिखेंगे, दो श्रेणी लिख देंगे। लेंथेनाइड इसी को 4F श्रेणी कहते हैं, एक्टिनाइड इसको 5F श्रेणी कहते हैं, इतना लिख देंगे। लेकिन कभी कभी 5 नंबर में पूछेगा तो हम बता रहे हैं कहां तक आपको पूरा लिखना है। लेंथेनाइड को भी डीप में लिखना और एक्टिनाइड को भी डीप में लिखना। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व या फिर लेंथेनाइड श्रेणी या फिर 4F श्रेणी इसके तत्व, ठीक है। जब हमसे 5 नंबर में पूछता है, लेकिन कभी कभी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में क्या होता है, लेंथेनाइड के बारे में पूछ लेता है और कभी कभी एक्टिनाइड के बारे में पूछ लेता है, तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बच्चों जिन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन 4F कक्षक में भरे जाते हैं उन्हें लेंथेनाइड्स कहलाते हैं। यानी कि एक तो बात क्लियर है, एफ ब्लॉक के जो भी तत्व हैं वो 4F वो उनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा वो F कक्षक में जाएगा, लेकिन उसमें भी अगर वो अंतिम इलेक्ट्रॉन 4F कक्षक में जाता है तो उसको लेंथेनाइड्स या 4F श्रेणी का तत्व कहेंगे, ठीक है। लेंथेनाइड्स में वो सीरियम Ce58 से लेकर ल्यूटीशियम Lu71 तक के कुल 14 तत्व उपस्थित है। यानी कि 58 से लेकर 71 तक के जो हमारे सीरियम से लेकर ल्यूटियम तक के कुल 14 तत्व हमारे लेंथेनाइड्स में उपस्थित है। ये चीज आप याद रखना, सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक के जो हमारे तत्व हैं वो लेंथेनाइड्स में आते हैं। फिर बात आती है सर इसके उपयोग क्या हो सकते हैं लेंथेनाइड्स के, तो बच्चों चरम बनाने में, गैस मेटल बनाने में और पेट्रोलियम पदार्थ जो होते हैं उनके भंजन में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये बात हमारी लेंथेनाइड की हो गई। आप इस लेंथेनाइड को अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 नंबर में लेंथेनाइड के ऊपर पूछा जाता है तो आप इतना लिख देंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं एक्टिनाइड के ऊपर। तो बच्चों अगर हम बात करें एक्टिनाइड के ऊपर तो एक्टिनाइड इसी को 5F श्रेणी कहते हैं, क्या 5F श्रेणी भी इसी को कहते हैं, ठीक है। जिन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन 5F कक्षक में भरे जाते हैं उन्हें एक्टिनाइड्स कहलाते हैं। यानी कि जिनके 4F कक्षक में भरे जाएंगे उन्हें लेंथेनाइड कहेंगे और जिनके 5F कक्षक में भरे जाएंगे उन्हें हम एक्टिनाइड कहेंगे। एक्टिनाइड श्रेणी में थोरियम 90 से लेकर लोरेंसियम 103 तक के कुल 14 तत्व उपस्थित है। दोनों में कितने तत्व होते हैं, 14 और 14। यानी कि एफ ब्लॉक में टोटल कितने तत्व होते हैं, 28। 4F में 14 होते हैं और 5F में 14 होते हैं, ठीक है। इसे 5F श्रेणी भी कहते हैं, चीज आपको पता होना चाहिए। इसका उपयोग गैस मेटल बनाने में, नाभिकीय रिएक्टर में, कांच के निर्माण में और कैंसर के उपचार में, इस श्रेणी में जो भी तत्व आते हैं उनका इन जगहों पर उपयोग होता है। बच्चों बात आती है अंतर संक्रमण या आंतरिक संक्रमण तत्व क्या होते हैं। इनके बारे में कभी कभी हमसे बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इनके बारे में भी 2 से 3 लाइन है, इसको भी समझ लीजिए। जिन तत्वों में विभेदी इलेक्ट्रॉन N-2F कक्षकों में प्रवेश करता है, जो भी हमारे तत्व होंगे जिनमें विभेदी इलेक्ट्रॉन विन्यास बनेंगे तो N-2F कक्षकों में प्रवेश करेगा।
करेगा। वे तत्व आंतरिक तत्व या अंतर संक्रमण तत्व हमारे कहलाते हैं। ये तत्व आप जो इनकी तत्व की जो आवर्ती होती है, आवर्त सारणी में इनको इनका एक अलग ब्लॉक है, एक अलग ब्लॉक एफ में के निर्माण करते हैं। जो यानी कि जो अंतर संक्रमण तत्व हैं, अगर हम बात करें तो अगर हमसे यहाँ पर हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आप जज कर सकते हैं कि एफ ब्लॉक की बात कर रहे हैं। तो अगर आपको आंतरिक संक्रमण तत्व के बारे में पूछ लिया जाए तो आंतरिक संक्रमण तत्व किस ब्लॉक में आते हैं, तो इनके जो क्या तत्व जो आंतरिक संक्रमण तत्व होते हैं ये आवर्त सारणी में एक अलग ब्लॉक का निर्माण करते हैं जिसे एफ ब्लॉक कहते हैं या एफ ब्लॉक का निर्माण करते हैं। इन्हें एफ ब्लॉक के तत्व भी कहा जाता है, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में आंतरिक संक्रमण तत्व या अंतर संक्रमण तत्व हमसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला टॉपिक देखिए। अगला बच्चों है हमसे पूछता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। यानी कि शून्य कोटि की जो अभिक्रिया होती है उनसे आप क्या समझते हैं, उसको उदाहरण के द्वारा आपको समझाना है। तो वह अभिक्रिया जिसकी प्रगति में अभिकारक के किसी भी अणु का असांद्रण परिवर्तित नहीं होता है, यानी कि एक ऐसी अभिक्रिया जिसकी प्रगति में अभिकारक की किसी भी अणु का सांद्रण परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात इसका वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। क्वेश्चन हमसे एक ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि वह कौन सी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक की सांद्रता पर जो यानी कि जो उसका वेग होता है वो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, तो वो आपको याद रखना है शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है। ठीक है, फिर बात आती है कि इसके अभिक्रिया का उदाहरण एक बता दीजिए। तो बच्चों अगर हम बात करें H2 + Cl2 को अगर हम प्रकाश की उपस्थिति में है HNu भी हम लिख सकते हैं, प्रकाश सूर्य का प्रकाश, तो क्रिया करा देते हैं तो HCl बन जाता है। अगर हम सूर्य का प्रकाश हटा दें तो रिएक्शन और कुछ हो जाती है और फिर हमारी शून्य कोटि की अभिक्रिया नहीं रहती। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, अगला बच्चों हमारा है मॉलिस परीक्षण क्या होता है, इसके बारे में हमें बताना है कि मॉलिस परीक्षण क्या होता है। तो बच्चों अगर हम बात करते हैं मॉलिस परीक्षण के बारे में, यह कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण है। तो अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे कि मॉलिस परीक्षण से हम किसका परीक्षण करते हैं, तो आपको याद रखना है कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण करते हैं। या फिर पूछ सकता है कि कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण किस परीक्षण के द्वारा किया जाता है, तो आपको याद रखना है किस परीक्षण के द्वारा किया जाता है, मॉलिस परीक्षण के द्वारा। और फिर बात आती है कि मॉलिस परीक्षण में किस प्रकार की रिंग बनती है, वलय बनती है, तो आपको याद रखना है इसमें बैंगनी रंग की वलय बनती है। ठीक है, यह कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण है। एक परख नली में ग्लूकोज का जलीय विलयन लेकर उसमें 2 ml अल्फा नेप्थोलोन का अल्कोहली विलयन मिलाकर उसमें कुछ बूंद सांद्र H2SO4 डालने पर दो द्रवों के बीच बैंगनी रंग की वलय बनती है, इसे ही मॉलिस परीक्षण कहते हैं। ठीक है बच्चों, अगला देखिए। अगला बच्चों हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में वसा का क्या महत्व है, यानी कि जो मानव का शरीर होता है हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो हमारा फैट यानी कि वसा होता है, इसका क्या महत्व होता है। तो वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, या शरीर के कोमल भागों की रक्षा भी करता है, या शरीर को बाहरी सर्दी और गर्मी आदि से बचाता है। देखिए आपने देखा होगा आपके यहाँ पर जो जिनके अंदर मोटे ताजे व्यक्ति हैं, जिनके अंदर फैट ज्यादा है, उनको सर्दी कम लगती है कुछ। ठीक है, तो वसा जो होता है इसके अंदर ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो वसा का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्व है। अगला टॉपिक देखिए। अगला बच्चों हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाइनाफ परीक्षण क्या है, यानी कि पाइनाफ परीक्षण के बारे में हमसे पूछा जाता है। कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण, मॉलिस परीक्षण, आपको याद रखना पालिस परीक्षण, पाइनाफ परीक्षण क्या होता है। फ्रक्टोज का परीक्षण जो होता है वो पाइनाफ परीक्षण कहलाता है। इसमें होता क्या है, फ्रक्टोज के जलीय विलयन में अमोनियम मॉलिब्डेनम की कुछ बूंदे एसिटिक अम्ल की उपस्थिति में मिलाकर गर्म करते हैं तो नीला रंग उत्पन्न होता है। यह परीक्षण पाइनस परीक्षण कहलाता है। तो इसमें देखिए रंग कैसा नीला है, लेकिन अगर हम बात करते थे मॉलिस परीक्षण में तो उसमें बैंगनी रंग की वलय बनती थी। ये चीज याद रखनी। पाइनस परीक्षण से हम किसका परीक्षण करते हैं, फ्रक्टोज का परीक्षण करते हैं, लेकिन मॉलिस परीक्षण से हम किसका परीक्षण करते हैं, तो हम उससे कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण करते हैं। मॉलिस परीक्षण में बैंगनी रंग की वलय बनती है, इसमें नीला रंग उत्पन्न होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, लिपिड क्या होते हैं, इसके प्रमुख कार्य क्या होते हैं, क्या है लिपिड के बारे में बताना, उसके कार्य क्या होते हैं। तो वे तेल तथा वसा, वे तेल और वसा जो जंतुओं एवं वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं, ऐसे तेल अथवा वसा जो जंतुओं अथवा वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं उन्हें हम लिपिड वर्ग में के अंतर्गत रखा गया है या लिपिड वर्ग में रखते हैं। ठीक है, लिपिड जल में अविलेय कार्बनिक पदार्थ हैं, जल में अविलेय, जल में विलेय नहीं होते हैं, कार्बनिक पदार्थ हैं जो निम्न ध्रुवण के कार्बनिक विलायक जैसे ईथर, क्लोरोफार्म आदि में विलेय हैं। यानी कि ईथर, क्लोरोफार्म आदि जो होते हैं इनमें क्या होते हैं, विलेय होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, लेकिन जल में जो होते हैं वो इनसोल्यूबल होते हैं। ठीक है, इसके अगर कार्य की बात करें तो शरीर के ताप का नियंत्रण भी करते हैं और ये हार्मोन जो विकास होते हैं, वृद्धि, पोषण, जनन क्षमता आदि नियंत्रण में भी ये महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाते हैं। तो बच्चों ये थे हमारा 12 टॉप टॉपिक या फिर आप 12 क्वेश्चंस कह सकते हैं जिनको मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन लगता है जिसमें डिफिनेशन आपको अच्छी समझ में नहीं आ रही है तो आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हम उसको और भी अच्छे से समझा सकेंगे, तो आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, आई होप मैं ऐसा करता हूं कि आपको सारा कुछ समझ में आ गया, ऐसा कोई
टर्म या हमने ऐसा छोड़ा नहीं जिसको मैंने आपको अच्छे से समझा नहीं दिया है। हर एक टॉपिक पर मैंने बात कर ली है ताकि आपको एक अच्छे से समझ में आ जाए, आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है बच्चों, तो आप लोग पढ़ते रहिएगा। कोई ऐसा क्वेश्चन फंसता है जिससे आपसे नहीं हो रहा है तो आप कमेंट कर दीजिए, हम उसका सोल्यूशन वीडियो आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो आई विल टेक इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।